हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक प्रोलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कोमा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन विद्युत ध्रुवण। इसको लिखते हैं P वेक्टर से, इसको लिखते हैं कैपिटल P वेक्टर से। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी विद्युत प्रवृत्ति, इसको लिखते हैं काई से। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको लिखते हैं D वेक्टर से। और आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन R से, या फिर इसको कई बार अपन K से लिख देते हैं। और इन सब में क्या निकालना है अपने को, रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसको शुरू करने से पहले लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having surface charge density sigma f and area of plates is capital A, separated by distance small d। अपन ने क्या मान लिया, एक समांतर प्लेट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया, जिसकी ये जो प्लेट है इनका सरफेस एरिया कितना है, कैपिटल A सरफेस एरिया है। और ये दोनों प्लेटें आपस में d डिस्टेंस के ऊपर आपकी रखी हुई है। ठीक है, दोनों प्लेटें जो आपकी वो d डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है। और इन प्लेट के ऊपर अपन ने मान लिया जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपकी वो कितनी है, सिग्मा f है। अपन ने क्या मान लिया, इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा f है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन जानते हैं पैरेलल प्लेट के, एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरी प्लेट पे आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया, डिस्टेंस इनके बीच की d है। तो इससे पहले अपन गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर होता है उसकी प्लेटों के बीच में इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, प्लस में यहाँ पे उतनी सेम चार्ज डेंसिटी कहाँ पे, नेगेटिव में दूसरी प्लेट के ऊपर है। तो इन दोनों प्लेटों के कारण, इन दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण प्लेट के बीच में इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसको मैं यदि E नोट से लिखता हूं तो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक इन प्लेटों के बीच में आती है, वो वैल्यू आपकी सिग्मा f अपॉन में क्या आती है, एप्सिलॉन नोट आती है। ये वैल्यू कैसे आती है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू सिग्मा f अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कितना होगा, सिग्मा f अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा f अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा f अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो इसको लिखते हैं, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of कैपेसिटर इज, और इसको लिखते हैं E नोट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा f अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन नंबर
1। अब ये सिग्मा एफ जो है आपका वो क्या है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर की चार्ज आपकी डेंसिटी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से, विद्युत ध्रुवण से। तो देखो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से, तो उसके लिए ये जो आपका केस अपन ने माना है अभी, ये जो भी अपन ने जो केस मान रखा है, इसके अंदर क्या रख दें अपन, कोई डाई इलेक्ट्रिक, अब डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, कोई डाई इलेक्ट्रिक्स की क्या रख दें अपन, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या रख दें, ब्लॉक रख दें। और वो जो ब्लॉक रखा है अपन ने वो किस तरीके से है कि ये जो ब्लॉक है आपका, इसका जो सरफेस एरिया है वो भी कितना है, सिग्मा आपके कैपिटल ए आपके एरिया के इक्वल है। और जो पूरी बीच की डी डिस्टेंस थी उसको क्या कर दिया अपन ने, इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से अपन ने भर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, विद्युत ध्रुवण, तो क्या काम किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या रख दिया अपन ने, ये ब्लॉक रख दिया, ये कोई अपन ने इसके अंदर ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक रखने के कारण डाई इलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं, इसमें क्या मिलते हैं आपको, बाउंड चार्जेस आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके चार्ज जो क्या होते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। और वो चार्जेस किस तरीके से आते हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन में आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आपका आ जाता है। तो यहाँ पे फील्ड कौन सा लगा हुआ है, ई नोट फील्ड आपका लगा हुआ है, जिसकी डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है। तो इस डाई इलेक्ट्रिक की ये जो आपकी प्लेट है, या फिर इस डाई इलेक्ट्रिक की ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये किसका है, तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक का चार्ज है। किसके कारण आया, तो इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण आपका यहाँ पे आए। और जो ये वाली आपकी सरफेस है डाई इलेक्ट्रिक की, जो ये दूसरी वाली आपकी सरफेस है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ही आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाली जो चार्ज डेंसिटी है, जो आपकी ये वाली जो चार्ज डेंसिटी है जो इस फील्ड के कारण आई है, इस चार्ज डेंसिटी को नाम दे देता हूं मैं सिग्मा पी। तो ये जो आपकी प्रोसेस है जिसके कारण इस प्लेट के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है डाइलेक्ट्रिक की, इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है फील्ड के कारण, ये जो प्रोसेस आपकी वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो अपन यहां से लिख सकते हैं, इफ वी प्लेस dielectrics in a field then positive charge is induced on the surface of dielectric in the direction of field, and negative charge is induced on the opposite side surface of field, This process is known as electric पोलराइजेशन। अपन ने क्या कहा है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन वाली सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज और फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट वाली सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो प्रोसेस होती है आपकी, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अपन
बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की एक डेफिनेशन अपने पास में आ गई। दूसरी डेफिनेशन कि ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल हो जिसके अंदर पहले से क्या हो, आपका डाइपोल बने हुए हो। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये ऐसा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो जिसमें पहले से ही आपके क्या बने हो, डाइपोल्स जो है वो बने हुए हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक है, इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर आपके क्या है, पहले से इसके अंदर डाइपोल से बने हुए हैं। जैसे ये कोई माइनस प्लस है, ये कोई प्लस माइनस इस तरीके से है, ये कोई माइनस प्लस इस तरीके से, ये कोई माइनस प्लस आपका इस तरीके से। तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके अंदर पहले से डाइपोल्स बने हुए हैं। जब ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अपन फील्ड में रखते हैं तो ये जितने भी डाइपोल्स आपके पहले से बने हुए हैं, ये सारे डाइपोल्स क्या हो जाते हैं, ये सारे डाइपोल्स आपके क्या हो जाते हैं, इस तरीके से फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सारे डाइपोल्स आपके क्या आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। जो पहले आपके अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन थे, वो फील्ड के कारण क्या हो जाते हैं, फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये भी क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाती है। तो सेकंड यदि अपन लिखना चाहें, इफ the material have dipoles, and if it is placed in any field, then the dipoles align according to the field. This process is known as electric polarization। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की सेकंड डेफिनेशन आपकी हो गई। तो पहली डेफिनेशन क्या थी कि यदि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा और उसकी सरफेस के ऊपर फील्ड के कारण चार्ज इंड्यूस हो गया, तो वो जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे। दूसरी प्रोसेस आपकी कि कोई मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर पहले से क्या है, डाइपोल्स बने हुए हैं, और ऐसे मटेरियल को अपन ने फील्ड में रखा, तो ये जो डाइपोल्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इस फील्ड के अकॉर्डिंग आपकी अलाइन हो जाती है। फील्ड क्या करता है, उनको अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर देता है, अलाइन करा देता है। यानी इस फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज आएगा और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आपका चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये भी एक तरीके से क्या है, सेम उसी चार्ज इंड्यूस होने वाले की सिमिलर प्रोसेस है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी अपन बोल देते हैं। ठीक है, अब वही आपका इस केस को यदि और देखें अपन, तो अपना क्या माना हुआ था, अपन ने क्या माना था, एक आपका कैपेसिटर माना था, जिसकी सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा फ्री थी। और इस सिग्मा फ्री चार्ज के कारण यहाँ पे प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था, और उसकी वैल्यू अपन ने ई नोट से लिखी थी, और उसकी वैल्यू आई थी सिग्मा फ्री अपॉन में एप्सिलॉन नोट। फिर अपन ने क्या काम किया, इस कंडक्टिंग प्लेटों के बीच में अपन ने क्या रख दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्लॉक रख दिया, और इस फील्ड ई नोट के कारण इस पे भी क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी आपकी इंड्यूस हो गई, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज माना था अपन ने, तो यहाँ क्या आया था, नेगेटिव, और इस साइड इसका क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था। ये जो चार्ज डेंसिटी है, इसको अपन ने नाम दिया था किससे, सिग्मा पी से लिखा था कि पोलराइजेशन के कारण आई है। तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटिंग हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं लिख देता हूं ई से,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं लिख देता हूं ई से, और अलग दिखाने के लिए अपन इसको लिख देते हैं ई पी से, कि पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज आया है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिख दिया अपन ने ई पी से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू आपकी वो क्या सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगी क्या? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कितनी सिग्मा पी, तो ई पी की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई सिग्मा पी अपॉन में क्या आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट आ गया। और ये जो ई पी आपका जनरेट होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस ई नॉट वाले फील्ड की डायरेक्शन के क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका होता है। ठीक है, तो यहां से सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ध्रुवण के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको यदि ई पी से लिखें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके कारण चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी और अपन में क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। बट ये वाली डायरेक्शन है ई नॉट की, इधर डायरेक्शन है ई पी की जो डायरेक्शन है वो ई नॉट से क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके लिए अपन यहाँ क्या लिख देते हैं साइन माइनस का काम में ले लेते हैं। तो ई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टर के ऊपर जो तार डेंसिटी थी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई नॉट से लिखा है, उसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा एफ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब अपन मान लें कि यहाँ पे पोलराइजेशन कितना हो रहा है, कैपिटल P आपका पोलराइजेशन हो रहा है। तो पोलराइजेशन को अभी अपन ने किसकी टर्म में डिफाइन किया था, डाइपोल मोमेंट की टर्म में डिफाइन किया था कि यदि किसी मटेरियल में डाइपोल मोमेंट होता है तो वो डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाता है, फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाता है। और ये प्रोसेस भी क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है, यानी डाइपोल मोमेंट को भी अपन क्या कर सकते हैं पोलराइजेशन से अपन जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन वो लिख लें, और सिंस टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। थर्ड डेफिनेशन लिख दी अपन ने किसकी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। थर्ड डेफिनेशन क्या लिखी है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डाइपोल मोमेंट है वो भी आपका क्या होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। वो कैसे रिलेटेड होता है कि जो आपका पोलराइजेशन होता है जिसको अपन कैपिटल P से लिखते हैं, ये कैपिटल P किसके इक्वल होता है, तो ये मटेरियल के अंदर टोटल डाइपोल मोमेंट के पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल डाइपोल मोमेंट निकाल लें और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, जिसके अंदर आप टोटल निकाल रहे हो उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के इक्वल आपकी आती है। तीसरी डेफिनेशन अपन ने यहां से लिख दी कि जो टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में कुल जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो किसके इक्वल होता है, ध्रुवण के या विद्युत ध्रुवण के आपका इक्वल होता है। तो यहां से ये वाला रिलेशन अपन निकालें, तो यहां से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करें तो डाइपोल मोमेंट अपन ने पढ़ रखा है कि डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाई में क्या होती है, डिस्टेंस आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना केस था, ये अपना केस था, तो इसके अंदर अपन ने ये माना था कि यहाँ पे आपका क्या है, कंडक्टर है और इस कंडक्टर के बीच में क्या है, पूरी डिस्टेंस के अंदर, पूरी दूरी के अंदर आपका क्या भरा हुआ है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आपका भरा हुआ है। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ पे प्लस चार्ज आपका प्लस चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके कारण माइनस, यहाँ आपका प्लस आ जाएगा और यहाँ आपका क्या रहेगा माइनस। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा फ्री है, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा पी है आपकी। क्लियर है, तो अपन यहाँ पे पोलराइजेशन कह देता हूं मैं कि इसके अंदर जो पोलराइजेशन हुआ है इसमें अपन पहले एक छोटी प्लेट मान लेते हैं। ये अपन ने क्या कर ली, एक छोटी प्लेट जो वो कंसीडर कर ली। देखो इसको ऐसे समझो कि ये आपका क्या है, कैपेसिटर रखा हुआ है, कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं और उसके बीच में जो डस्टर रखा हुआ आपका पूरे तरीके से, ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है। यहाँ पे आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर सिग्मा पी चार्ज आपकी डेंसिटी है। तो इसके अंदर मैं क्या मानता हूँ, इतनी पतली सी क्या मान लेता हूँ, स्लैब मान लेता हूँ।
और जिसका एरिया जो है ये वाला, ये कितना है आपका डी ए एरिया अपन मान लेते हैं। कितना एरिया मान लिया? डी ए एरिया अपन ने कंसीडर कर लिया। तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। अब चार्ज कैलकुलेट करने के लिए अपन ने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को पता है, पतली स्लैब अपन ने मान ली जिसका एरिया कितना है? डी ए एरिया है। तो इसके अंदर आने वाला चार्ज जो है उसको मैं क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी मल्टीप्लाई में उस स्लैब का एरिया लिख दूं। तो ये आपका इस पतली सी पट्टी के अंदर क्या आ गया? चार्ज आपका आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, किसके बीच में? डाइपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो इसका यहां जो डाइपोल बन रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज यहां आ रहा है, सॉरी नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपका यहां आ रहा है, यानी नेगेटिव यहां पॉजिटिव यहां। तो ये वाली डिस्टेंस आएगी दोनों के बीच की। और ये डिस्टेंस कितनी मान रखी है? तो ये डिस्टेंस अपन ने मानी थी कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल ए डी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे करवा दें? डी से। तो ये क्या आ गया? इस इतनी सी वॉल्यूम के अंदर आपका क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट आ गया। अब इसकी क्या लिखनी है? डिवाइड किससे करना है? जिस भाग में निकाल रहे हैं उसकी वॉल्यूम से। तो इसकी पट्टी की जो है आपका एरिया जो है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये अपन ने जो पतली पट्टी मानी है, इसका जो एरिया है वो कितना है? डी ए एरिया है। और ये जो मोटाई है इसकी, ये कितनी है? स्मॉल ए डी है। तो इसकी वॉल्यूम जो है वो एरिया मल्टीप्लाई में मोटाई लिखते हैं। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? डी ए मल्टीप्लाई में डी। तो यहां से पोलराइजेशन की जो वैल्यू आएगी, तो ये डी से डी कैंसिल, डी ए से डी ए कैंसिल। तो यहां से अपने को मिल जाएगा P जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है? सिग्मा P के आपका इक्वल होता है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देखो क्या पोलराइजेशन की एक डेफिनेशन और मिल गई क्या अपने को? तो अपन जो है वो पोलराइजेशन की फोर्थ डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो पोलराइजेशन होता है वो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के क्या होता है? आपका इक्वल होता है, क्योंकि सिग्मा P क्या है? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन जो होगा वो क्या होगा? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के भी आपका इक्वल होता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? फोर्थ डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की। तो इक्वेशन 2 और 3 को देखें, तो अपन क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या EP की जो वैल्यू है उसको अपन माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्या लिख सकते हैं? माइनस P अपॉन में क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका? इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब के कारण यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका। तो ये हो जाएगा EP। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो कंप्लीट है। अब बात करें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, एक तो ये वाला, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा आपका निकल के आया था सिग्मा P इक्वल्स टू पोलराइजेशन P। इसको दिया था अपन ने इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों इक्वेशन अपने आगे काम में आएंगी। तो नेक्स्ट अपन डिफाइन करते हैं, सेकंड पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, हिंदी में कहें तो विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, तो देखो अब आपके दो मीडियम होते हैं, एक तो होता है आपका आइसोट्रोपिक मीडियम, और एक होता है आपका एनआइसोट्रोपिक मीडियम। तो देखो आइसोट्रोपिक मीडियम हिंदी में कहें तो समदैशिक, और इसको बोलते हैं विषमदैशिक। तो देखो आइसोट्रोपिक मीडियम ऐसा मीडियम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ये क्या ले रखा है, कोई डाइइलेक्ट्रिक की स्लैब अपन ने मान रखी है। तो इस स्लैब के अंदर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, जो इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। तो ऐसा मीडियम जिसमें किसी भी डायरेक्शन में जाने पे उस मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उसको अपन बोलते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम। और दूसरा होता है आपका एनआइसोट्रोपिक मीडियम। तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर डायरेक्शन बदलने पे
उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। तो ऐसे मीडियम को अपन बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक मीडियम। अब जो आपका आइसोट्रोपिक मीडियम होता है उसके अंदर पोलराइजेशन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों क्या होते हैं आपके एक ही डायरेक्शन के अंदर ही होते हैं। बट नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर जो पोलराइजेशन होता है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होना कंपलसरी नहीं होता। तो अब किसी मीडियम के लिए तो क्या हो रहे हैं, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, किसी दूसरे मीडियम के लिए वो एक डायरेक्शन में हो ऐसा होना कंपलसरी नहीं होता। बट एक कंडीशन है जो हमेशा सेटिस्फाई रहती है, वो ये रहती है कि जो पोलराइजेशन होता है आपका, ध्रुवण जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल आपका होता है। क्लियर है? तो दो कंडीशन होती है आइसोट्रोपिक मीडियम में। पहला तो ये तो फिक्स रहेगा कि पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल ही होता है। फिर आइसोट्रोपिक मीडियम है तो पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपके एक ही डायरेक्शन में होता है। और नॉन आइसोट्रोपिक या एन आइसोट्रोपिक मीडियम है तो उसके अंदर ये एक ही डायरेक्शन में होना क्या नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। तो ऐसे रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को एक टेंसर क्वांटिटी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो आपकी क्या हो, इस कंडीशन को क्या करवा दे, आपका सेटिस्फाई करवा दे कि E और P प्रोपोर्शनल रहे, कभी आपका डायरेक्शन क्या रहे, उनकी सेम रहे, और कभी मीडियम में उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी आपकी इक्वेशन क्या नहीं हो, चेंज ही नहीं हो। तो ऐसे केस के अंदर जो कांस्टेंट अपन लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो उसको यदि डिफाइन करें तो अपन लिख सकते हैं इन आइसोट्रोपिक मीडियम the polarization and electric field is in the same direction, but it is not true for the anisotropy medium. ठीक है, since in dielectrics the electric polarization is directly proportional to the external फील्ड। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है जिसको अपन कैपिटल P वेक्टर से लिखते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। तो P वेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, E वेक्टर के। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो आपके दो कांस्टेंट आएंगे, एक तो आपका एप्सिलॉन नोट और एक आता है आपका काई, और दूसरा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 5। अब देखो एप्सिलॉन नोट जो आता है वो तो इनकी डायमेंशन क्या करवाने, मैच करवाने के लिए आता है, और जो काई आता है आपका वो किसके लिए आता है, तो ये मीडियम के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है उस डिसकंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करने के लिए आता है। क्योंकि P वेक्टर भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर है ये भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कभी तो इक्वल होंगे, कभी आपके इक्वल नहीं होंगे, बट वेक्टर दोनों साइड क्या है, सेम है। तो इस इक्वेशन जो है हमेशा वैलिड होने के लिए क्या कंपलसरी है कि P वेक्टर और E वेक्टर वो आपके क्या होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो जो डिसकंटिन्यूटी आती है उस डिसकंटिन्यूटी को दूर करने के लिए, फिर इस इक्वेशन को हमेशा वैलिड बनाए रखने के लिए अपन एक नया कांस्टेंट काम में ले लेते हैं, और ये क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी आपकी होती है। तो टेंसर क्वांटिटी है, उसका काम क्या होता है, इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को दूर करने का क्या होता है, आपका काम ही होता है। ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज आपकी हो जाती है, ठीक है, या फिर मीडियम की प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ जो ये काई लिखा है अपन ने, ये काई आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो
इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी कि आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन एक डायरेक्शन में होते हैं। एन आइसोट्रोपिक मीडियम में ऐसा होना कंपलसरी नहीं होता, बट पोलराइजेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। अब ये जो मीडियम के कारण जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इस इक्वेशन को हमेशा सही बनाए रखने के लिए एक टेंसर क्वांटिटी काम में लेते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक टेंसर क्वांटिटी काई इस तरीके की काम में लेते हैं, जो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को क्या कर देता है, दूर आपका कर देता है। तो ये जो कांस्टेंट काई आ रहा है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या फिर विद्युतीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो इस क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की 4 डेफिनेशन पढ़ ली और ये 3 आपके रिलेशन जो वो कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को काई से लिखते हैं और यहाँ से भी पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन अपन ने कंटिन्यू पढ़ लिया। इससे आगे का नेक्स्ट अपन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।